गुड मॉर्निंग। ये हमारी बीएससी पार्ट 2 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास है। इसमें हम अब तक अल्कोहल का चैप्टर फिनिश कर चुके हैं और उसके बाद हमने स्टार्ट किया फिनॉल्स, और फिनॉल्स में हम पढ़ रहे हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल में हमने अब तक क्या पढ़ा कि फिनॉल्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड एज कम्पेयर टू अल्कोहल, फिनॉल्स आर वीकर एसिड एज कम्पेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब हम ये देखना चाहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस और हैं अभी एसिडिक स्ट्रेंथ में, वाई फिनॉल्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल। मान लो एक क्वेश्चन आता है कि वाई फिनॉल्स आर स्ट्रॉन्ग, ये तो देख लिया कि दे आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल, लेकिन क्यों है? तो क्यों के लिए हमें दो आंसर इसके इंपॉर्टेंट पड़ते हैं, दो पॉइंट हमें इससे एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। इसमें लिख लो कि फिनॉल्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल बिकॉज फिनॉल्स अल्कोहल से प्रबल होते हैं, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट जो आप उसके अंदर आंसर देंगे वो लिखो कि फिनॉल इज अ रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर। फिनॉल निम्न संरचनाओं का अनुनाद संकर होता है। अब इसके लिए आपको फिनॉल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए। एरोमेटिक में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है कि हम कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएं। तो फिनॉल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करता हूँ मैं। देखो आपको बताते हैं कि फिनॉल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको कैसे बनानी है। देखिए ध्यान से, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं? यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर प्लस एम इफेक्ट। तो प्लस एम इफेक्ट के कारण क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर रिंग में डीलोकलाइज करेगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आएगा। तो उससे हमारी पहली जो स्ट्रक्चर बनेगी, पहली स्ट्रक्चर कैसी बन जाएगी, दिस, ये एस एच, ये एस एच, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन पेयर आया, इस पर डबल बॉन्ड आ गया ओ एच। इसके ऊपर देखो एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर रह गया, 2 2 4 5 इलेक्ट्रॉन रह गया ऑक्सीजन के पास अब। इसलिए इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्योंकि यहाँ आ गया था तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। सिमिलरली ये डीलोकलाइजेशन फर्दर होगा। और मैं बिना एरो दिखाए डायरेक्ट दिखा रहा हूँ आपके लिए स्ट्रक्चर। देखो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड एस एच, इस पे ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड ओ एच, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एस एच, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए अपन ने इसका। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की एरोमेटिक केमिस्ट्री जब भी आप पढ़ रहे हैं, रेजोनेंस की बहुत इंपॉर्टेंट होती है और आपको बहुत अच्छी तरह उसका स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। इनको रटने की जरूरत नहीं है, अगर रटोगे तो कभी भी नहीं बना सकते। एक ऑर्डर में हम डीलोकलाइजेशन कर रहे हैं। देखिए पहली और लास्ट स्ट्रक्चर में डिफरेंस देखना। सी फर्स्ट और लास्ट में स्ट्रक्चर देखिए, पूरा इलेक्ट्रॉन पे डीलोकलाइज हो गया। तो आपने क्या देखा, ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज आ गया है। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि इस सी और ओ के बीच में डबल बॉन्ड आ गया और ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आने से क्या हो गया, देखिए इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आने से क्या हो गया, ओ एच बॉन्ड वीक हो गया। ये ओ एच बॉन्ड ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा और क्या दे देगा, एच दे देगा। ओके, तो व्हाट विल हैपन, आप लिख सकते हैं कि क्या पॉइंट बोलेंगे आप, देखो समझ लो वापस कि O पे कौन चार्ज है, पॉजिटिव। इससे OH बॉन्ड क्या हो गया, वीक, और OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा और इससे क्या बन जाएगा, H कैन बी गिवन ईजीली। H आसानी से दिया जा सकता है और इसको हमें H आसानी से दे सकते हैं। तो अब दिखाएंगे कैसे, OH इलेक्ट्रॉन पेयर प्लस मान लो वाटर, और वाटर का इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये ले रहा है कौन सा, ये प्रोटॉन। तो ये क्या बन जाएगा, फिनॉक्साइड आयन। व्हाट दिस विल बी फॉर्म्ड, इट विल बी ए फिनॉक्साइड आयन। इस ऑक्सीजन के पास देखो अब कितने इलेक्ट्रॉन पेयर आगे, 3, और क्या बन गया यहाँ पर, प्रोटॉन इज गिवन। तो वाई प्रोटॉन इज गिवन, क्वेश्चन था कि जितना ज़्यादा प्रोटॉन इजीली देगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है, देखिए रीजन पता चला आपको। पहली बात लिखी अभी तो इसके अंदर कि ड्यू टू दिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉल, फिनॉल के ओ पे कौन चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज आने के कारण ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इजीली अट्रैक्ट करता है और अट्रैक्ट करने के कारण प्रोटॉन इजीली दे देता है। और क्योंकि मैंने यहाँ वाटर दिखाया है तो ये वाटर की बजाय अपन हाइड्रोनियम आयन दिखा देते हैं, बात एक ही है, हाइड्रोनियम आयन। ओके, तो दिस ये क्या चीज़ हो गया, फिनॉक्साइड आयन। दूसरा जो पॉइंट लिखेंगे कि फिनॉक्साइड, ओके दे दिया इसने फिनॉक्साइड, इससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल।
फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल, इट इज़ मोर स्टेबल देन फिनॉल। ये फिनॉल से भी ज़्यादा स्टेबल होता है, फिनॉल में भी रेजोनेंस है। अभी फिनॉक्साइड की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख के बताऊंगा सेकंड पॉइंट में आपको। तो फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन इवन दिस। पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखते हैं, फिर बताता हूँ कि वाई फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल। तो फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए फिनॉल फिनॉक्साइड आयन इजीली बनाता है, प्रोटॉन देता है, इसलिए उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, ज़्यादा है। ओके, अब हम देखते हैं कि वाई फिनॉक्साइड आयन इज, ये भी अपने आप में क्वेश्चन आता है, अलग से क्वेश्चन बन जाएगा कि वाई फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू फिनॉल। फिनॉल से फिनॉक्साइड आयन जो है वो ज़्यादा स्टेबल क्यों होता है, इसके लिए भी इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखेंगे। बिल्कुल सिमिलर फैशन में हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखी। ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आया, दिस इलेक्ट्रॉन पेयर मूव्स ओवर हेयर, तो क्या बन जाएगा इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दिस एज सच, ये एज सच रहा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ये ओ और ये, इसके ऊपर अब ऑक्सीजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया, ये क्या रहेगा, चार्ज। ओके, नेक्स्ट थोड़ा नीचे बना लेता हूँ, उधर दिख नहीं रहा होता है मेरे को स्ट्रक्चर। इस ऑक्सीजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने बनाने की। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर आप प्रॉपर नहीं बना पाते हैं तो आंसर केवल लिखने से नहीं बनता, हमें बताना आना चाहिए कि वाई इट इज़ सो। हमने बता दिया कि फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल है, क्यों ज़्यादा स्टेबल है, उसको समझाने के लिए, उसको सीखने के लिए हमें इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो बनानी होंगी। ओके, ये हो गया फिनॉक्साइड आयन। तो आप क्या देखते हो, फिनॉक्साइड आयन में भी उतनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं जितनी किसके अंदर है, फिनॉल में, लेकिन फिर भी फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल है। क्यों ज़्यादा स्टेबल है, कोशिश करो समझने की इसको। देखो, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में चार्ज सेपरेशन है। क्या वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं, इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या है हमारे पास, चार्ज सेपरेशन। तो चार्ज सेपरेशन रेजोनेंस को क्या करता है, कम स्टेबल बनाता है, जबकि इसके अंदर केवल नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है। फिनॉक्साइड आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या डीलोकलाइज हो रहा है, ओनली नेगेटिव चार्ज, हैंस फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू फिनॉल। तो दोनों बातें लिखेंगे तो आंसर बनता है कि वाई फिनॉल जार मोर एसिडिक देन एल्कोहल। अब एल्कोहल की बात करें तो एल्कोहल कैन गिव एच, ये एल्कोहल में पढ़ा था, एल्कोहल जार एसिडिक कैसे, वहाँ हम पढ़ते हैं रीजन कि ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन पे ले लेता है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, एल्कोक्साइड आयन बनता है, लेकिन एज कंपेयर टू फिनॉल कम बनेगा, बिकॉज एल्कोक्साइड आयन इज लीस्ट स्टेबल एज कंपेयर टू फिनॉक्साइड। फिनॉक्साइड से बहुत ज़्यादा कम स्टेबल है। ये आर बी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो है वो क्या कर रहा है, इसको डिस्टेबलाइज भी कर रहा है। तो दिस इज द रीज़न कि वाई फिनॉल आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन एल्कोहल। दो पॉइंट बताएंगे, फिनॉक्साइड आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखेंगे, उसके अंदर बताएंगे कि OH ऑन वीक हो गया। दूसरा आप क्या लिखेंगे, इसके अंदर फिनॉक्साइड आयन बनता है, और जो फिनॉक्साइड आयन है ज़्यादा स्टेबल है, तो फिनॉल इजीली फिनॉक्साइड आयन बनाता है, और इसलिए क्या है, ये ज़्यादा एसिडिक होते हैं। ओके, यहाँ तक भी सिंपल बात थी। अब जो नेक्स्ट चीज़ है ना, उस पर क्वेश्चंस बहुत बनते हैं हमारे पास। अभी भी एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल की बात करेंगे, नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, इफेक्ट ऑफ substituents on acidity of phenol। इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी ऑफ फिनॉल। फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ पर सब्सटेंट्स का फ़र्क। अब इसको समझो, देखो आप बहुत ध्यान से समझने की चीज़ है इस बात को। अब मैं बताता हूँ कि वाई फिनॉल जार एसिडिक एसिड, कि जितना इजीली फिनॉक्साइड आयन बनेगा उतना ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ फिनॉल की होगी। अब आप देखना इसको, ये इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी तभी अपन इसके आंसर दे पाएंगे। इन आंसर्स को रटना बहुत मुश्किल होता है। जो मैं चीज़ बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो कि फिनॉक्साइड। अब देखिए, द फैक्टर्स विच स्टेबलाइजेस फिनॉक्साइड आयन, वो फैक्टर्स जो फिनॉक्साइड आयन को स्टेबलाइज करें वो फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे। पहली बात तो ये होगी कि मोर स्टेबल इज द फिनॉक्साइड आयन फॉर्म, मोर विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल। अब ग्रुप कहाँ लग सकते हैं हमारे पास, ऑर्थो मेटा पॉरा पर लग सकते हैं। जो ग्रुप लगेंगे हमारे पास, दे कैन बी ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप के ग्रुप लग सकते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ ग्रुप आर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप। पहले टाइप के कौन से ग्रुप लग जाएंगे, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन आकर्षी ग्रुप, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप। अगर इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप लग जाते हैं
किसी भी पोजीशन पे लगो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप का मतलब जैसे नाइट्रो हो गया, साइनो हो गया, हेलो, कोई भी ग्रुप विच कैन अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इट, माइनस आई इफेक्ट वाले कोई भी ग्रुप लग जाए, माइनस एम इफेक्ट वाले ग्रुप लग जाए, वो क्या करेंगे, फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लग जाते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लाइक NH2, लाइक एल्कॉक्सी, लाइक एल्काइल ग्रुप, मिथाइल, इथाइल, वो क्या करेंगे, दे आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, दे विल इंटेंसिफाई नेगेटिव चार्ज ऑन दिस। इंटेंसिफाई नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या हो जाएगा, वो इसकी स्टेबिलिटी को कम करेंगे, स्टेबिलिटी कम करेंगे तो फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जनरल में ध्यान रखिए, हमेशा नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है, आपको देखना है कि इसकी स्टेबिलिटी कम ज़्यादा, हमेशा ध्यान रखो। सिंपल सा एक ही फैक्टर बता रहा हूँ, जो फैक्टर इसको स्टेबलाइज करें वो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। अब स्टेबलाइज कौन से फैक्टर करेंगे, नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है या पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है, हमेशा बताई जाती बात है। देखो, जो चार्ज को इंटेंसीफाई करे, चाहे वो नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है, जो चार्ज को इंटेंसीफाई करे वो तो इसकी स्टेबिलिटी क्या करेंगे, कम, और जो चार्ज को डिस्पर्स कर दे वो इसकी स्टेबिलिटी क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। अब जैसे इसके ऊपर है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगेंगे तो नेचुरली इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करेगा, चार्ज को क्या करेगा, यहाँ पर चार्ज को इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंटेंसीफाई करेगा या डिस्पर्स करेगा, इंटेंसीफाई नहीं करेगा, डिस्पर्स करेगा, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दें, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाएंगे तो चार्ज क्या हो जाएगा, इंटेंसीफाई। इंटेंसीफाई का मतलब ज़्यादा हो जाएगा, चार्ज जितना ज़्यादा हो जाएगा उतनी इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। जो कि पॉजिटिवली चार्ज अगर कोई स्पीसीज होती उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाते तो चार्ज क्या होता, कम होता, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती। दैट इज नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज पर अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हैं तो उनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम, और अगर पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हैं तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसका उल्टा, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज पर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप लगा लें, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप, वो क्या करेंगे, चार्ज को डिस्पर्स करेंगे, इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। जबकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप लगा लें, दे विल इंटेंसीफाई पॉजिटिव चार्ज इंटेंसीफाई करेंगे तो इनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस चीज़ को आप सुने ध्यान से बार बार, कभी भी गलती नहीं होगी स्टेबिलिटी बताने में, चाहे नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज हो या पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज हो। नॉर्मली जो ग्रुप लगाएंगे, हमने दो टाइप के ग्रुप बताए, जैसे मैंने बताया इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप का मतलब जैसे नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, साइनो ग्रुप लगा दिया, हेलो ग्रुप लगा दिया, लाइक दैट। वो सब क्या करते हैं, इसकी स्टेबिलिटी क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे। इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज़ करेंगे तो फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जबकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करेंगे, इसको चार्ज इंटेंसीफाई करेंगे तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। इसकी स्टेबिलिटी कम का मतलब फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये तो बात होगी एक जनरल बात। अभी आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखी, आपने क्या देखा ध्यान से, चार्ज हमेशा कहाँ आता है, ऑर्थ और पैरा पोजीशन पर आएगा। तो इन सब टाइप के ग्रुप का जो इफेक्ट है, मैक्सिमम जो इफेक्ट है, चाहे ग्रुप कोई सा भी हो, ऑर्थ और पैरा पोजीशन में मैक्सिमम पड़ता है। मैक्सिमम कहाँ पड़ेगा इनका इफेक्ट, ऑर्थ और पैरा पोजीशन पे, डन। और मेटा पोजीशन पे केवल और केवल इंडक्टिव इफेक्ट वर्क करता है। मेटा पोजीशन पे केवल क्या काम करता है, इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा, डन। क्लियर हुई बात आपको अच्छी तरह से। अब मैं इसके एग्जांपल्स लूँगा। अब इसकी जितनी एग्जांपल्स करो उतना कम होता है। जब इसके एग्जांपल्स करेंगे उसके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए। ये जो मैंने लाइन बोली है इसको आप वीडियो को बार बार देख के सुने और समझने की कोशिश करें। ये अगर आपको फैक्टर जो मैंने समझाया है इसको लिखने की जरूरत नहीं होती कॉपी में, इनको समझना होता है, इन फैक्टर्स को आपको समझना होता है। ये मैंने यहाँ इस प्रकार से एक्सप्लेन किया, इधर इसका एक्सप्लेनेशन दिया, इसके बाद देखो आपको एग्जाम्पल आइए। अब मैं अलग अलग एग्जाम्पल लूँगा मार्क करके, और ऐसी एग्जाम्पल लूँगा जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है, और उस एग्जाम्पल में आपको बताना है कि क्या कौन सा इफेक्ट हो रहा है। बहुत अच्छी तरह देखोगे तो उनको रट नहीं सकते कभी भी। देखना, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ एक एग्जाम्पल, क्वेश्चन आया, क्वेश्चन के रूप में लिख लो, राइट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। अब उसमें एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। पहला सब में क्वेश्चन कॉमन ये रहेगा, राइट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ के घटते क्रम में आप लिखो जी। ओके, पहले हमने लिया फिनॉल, दूसरा हमने लिया
फिनॉल पे ग्रुप लगा रहा हूँ, नाइट्रो ग्रुप, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, फिर फिनॉल पे ग्रुप लगाया, मेटा नाइट्रोफिनॉल, और फिर फिनॉल पे लगा दिया हमने पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब ये क्वेश्चन हो गया जी, ये 4 एग्जाम्पल दिए हमने, ए बी सी और डी। आपको क्या करना है, इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए पहले क्वेश्चन क्या है। अब इसका आंसर याद थोड़ी कर सकते हैं। मान लो मैंने लिखा जी कि पैरा इज़ मोर देन ऑर्थो, ऑर्थो इज़ मोर देन मेटा, मेटा इज़ मोर देन फिनॉल, तो भूल जाएंगे, किसी और एग्जाम्पल में कुछ हो जाएगा, किसी और एग्जाम्पल में कुछ हो जाएगा। तो तरीका क्या था, पहले आप देखो कौन सा ग्रुप लगाया है, ध्यान सुनना, कौन सा ग्रुप लगाया हमने, नाइट्रो ग्रुप लगाया जी। कौन सा ग्रुप लगाया, नाइट्रो। अब आपको पता होना चाहिए नाइट्रो ग्रुप का इफेक्ट कौन सा होता है, -I इफेक्ट होता है, -M। ईजी हो जाता है, दोनों इफेक्ट अगर एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हो तो आंसर ईजी हो जाता है। तो सबसे पहले आपने नोट किया कि नाइट्रो ग्रुप का जो इफेक्ट है वो कौन सा है, -I और -M, यानी बोथ आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप। नाइट्रो इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है। ओके, अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप से आप देखिए यहाँ पर क्या फ़र्क पड़ा, ये ऑर्थो भी है, ये मेटा भी है और पैरा भी है, ठीक है। तो अब आप क्या देखते हैं, नाइट्रो ग्रुप एग्जैक्ट बोथ -N दिस माइनस इफेक्ट, ठीक है। अब -M इफेक्ट कहाँ काम करेगा, -M इफेक्ट जो है कहाँ काम करेगा, ऑर्थो और पैरा पे काम कर रहा है। -M इफेक्ट तो कहाँ काम करेगा, ऑर्थो और पैरा पे, और मेटा पे केवल क्या काम करेगा, मेटा पे, इस मेटा पे ओनली -I इफेक्ट काम करता है। मेटा पे हमेशा मैंने लिखा था, ऊपर ही बताया था आपको कि एट मेटा ओनली इंडक्टिव इफेक्ट वर्क, तो मेटा पे तो क्या काम करेगा, केवल -I इफेक्ट काम करेगा, मेटा पे केवल क्या काम करेगा, -I इफेक्ट काम करेगा। डन। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, दिस देखो आप ध्यान से कि पैरा, पैरा को हमने क्या नाम दिया, डी इज मोर देन ऑर्थो, ऑर्थो के नाम हमने क्या दिया है, बी इज मोर देन सी एंड सी इज मोर देन ए। सी किससे ज़्यादा है, ए से ज़्यादा है। आप देखो कि यहाँ ऑर्थो नाइट्रो और इसके अंदर क्या फ़र्क हुआ, देखो इधर देखिए, ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जो है इसके अंदर क्या पॉसिबल है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज पॉसिबल। क्या पॉसिबल है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज पॉसिबल बिटवीन इन ऑर्थो केस। ऑर्थो में क्या पॉसिबल है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हालांकि अगर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती तो एक्सपेक्टेड था कि ऑर्थो की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, कम। मैक्सिमम किसकी होगी, पैरा की। इसकी कम क्यों हुई कि यहाँ पर -M इफेक्ट नहीं है, केवल क्या इफेक्ट पड़ता है, केवल इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग इफेक्ट। तो अब ये इसका ऐसे आंसर हुआ जी तीनों चीज़ों का। एग्जाम्पल आया आपको अच्छी तरह से, नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं दूंगा उसका आप आंसर बताना मेरे को। एक सिंपल एग्जाम्पल दूंगा, फिर एक और एग्जाम्पल दूंगा, उसके अंदर इसी प्रकार से इफेक्ट देखना आएगा, तभी हम उसका आंसर जो है बता पाएंगे। ओके, मैं पेज चेंज करता हूँ 1 मिनट के लिए, ध्यान से देख लो पूरा पेज, बार बार आप देख सकते हैं आराम से, वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इसके अंदर। नेक्स्ट, अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको एक, ये तो इजी एग्जाम्पल, आप समझ जाएंगे, आसानी से समझ जाएंगे। फिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, टू 4 डाइनाइट्रोफिनॉल, टू 4 6 डाइनाइट्रोफिनॉल। अब ये एग्जाम्पल तो आप इजीली समझ जाएंगे क्योंकि नाइट्रो ग्रुप का इफेक्ट आपने देखा पहले एग्जाम्पल में। ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है और ये कौन सा है, डी। दिस एग्जाम्पल इज इजी, क्यों, 3 इलेक्ट्रॉन आगे, ऑर्थो पैरा पे ग्रुप लगा हुए हैं, तो इसके अंदर 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, इसके अंदर 2, इसके अंदर 1, तो नेचुरली सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा हो जाएगा, डी इज़ मोर देन सी इज़ मोर देन बी इज़ मोर देन ए। इसके अंदर देखने में कुछ खास था नहीं, जितने ज़्यादा नाइट्रो ग्रुप हो गए उतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्राइंग इफेक्ट हो गया, एसिडिक स्ट्रेंथ फिनॉल की बढ़ गई। आपको ध्यान होना चाहिए
ये क्वेश्चन भी आता है अपने को, देखो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसका नाम ही क्या बन गया, पिक्रिक एसिड। इसका नाम ही क्या होता है, पिक्रिक एसिड। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो इस रीजन आएगी आपको स्ट्रॉन्ग का, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ व्हाई इट इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। इसके अंदर ये भी क्वेश्चन आता है कि पिक्रिक एसिड डोंट हैव एनी एसिडिक ग्रुप, स्टिल इट इज कॉल्ड पिक्रिक एसिड। तो उसके अंदर आप बताएंगे कि पिक्रिक एसिड डोंट हैव एसिडिक ग्रुप बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3 नाइट्रो ग्रुप इट मेक्स फिनॉल स्ट्रॉन्ग एसिड एंड हेंस इट इज कॉल्ड पिक्रिक एसिड। और इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है इसके लिए वो बड़ा, ये एग्जाम्पल नंबर 2 था एसिडिक स्ट्रेंथ में। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखना है, इसका आंसर आप बताओगे तो मैं समझूंगा कि आपको कुछ समझ में आ रहा है। ओके, अब मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आपको ट्राई करना है। फिनॉल, मिथाइल ग्रुप लगा दिया तो नाम बताओ क्या बन जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे, क्या बोलते हैं इस प्रकार के कंपाउंड को, नाम आना चाहिए। हमने शुरू में नोमेनक्लेचर सीखा था, इसमें से बताया गया था आपको। क्रिसॉल, क्या बोलते हैं इनको, क्रिसॉल। ये कौन सा हो गया, ऑर्थोक्रिसॉल, नाम यहाँ लिखने की जरूरत नहीं। मेटाक्रिसॉल एंड पैराक्रिसॉल नाम आपको आना चाहिए। मैं तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ की। और देखो मिथाइल, मैं यहाँ बताता हूँ मिथाइल ग्रुप कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। मिथाइल ग्रुप कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अब उसको देखते हुए हमें इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है आपको। मिथाइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। आप ट्राई करो अपने आप और मुझे बताओ कि क्या होगा एसिडिक स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करते हैं और किस पर इफेक्ट ज़्यादा होगा और किस पर इफेक्ट कम होगा, आप बता सकते हैं मेरे को। चलो मैं इसका आंसर बताता हूँ। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करेगा, फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी को कम करेगा। तो सबसे स्ट्रॉन्ग तो कौन सा हो गया इसके अंदर, फिनॉल, क्योंकि बाकी सब में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हुए हैं, बाकी सब में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हुए हैं। उसके लीस्ट इफेक्ट किस पे पड़ेगा, मेटा पोजीशन पे, क्योंकि मेटा पे केवल प्लस आई इफेक्ट काम करेगा। तो मेटा का मतलब हो गया सी, मेटा का मतलब क्या हो गया, सी। डन। और उसके बाद सबसे ज़्यादा इफेक्ट काम करता है, यहाँ पे काम करेगा सबसे ज़्यादा, तो ये लिस्ट एसिडिक हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, पैरा इज मोर देन दिस। रीजन देखने का आना चाहिए था। सी क्यों हुआ, भी मिथाइल ग्रुप जितना क्लोजर है उतना इफेक्ट ज़्यादा पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या इफेक्ट पड़ रहा है, प्लस हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट भी है इन ऑर्थो पैरा पे। इस पे केवल क्या पड़ेगा, प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट का मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ कम तो हुई लेकिन लिस्ट कम हुई, इसलिए सी यहाँ पे आ गया। इन दोनों को अब देखना था, इन दोनों में दिस इज क्लोजर, ये पास है OH ग्रुप के, ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगा। तो इसलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, लिस्ट, और बीच में क्या आ गया, पैरा, लाइक दैट। ऐसे हम और एग्जाम्पल लेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ से ही कंटिन्यू करेंगे, लेकिन फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे इम्पॉर्टेंट है। पूरे फिनॉल में अगर क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी होती है तो उसमें भी इस टाइप के एग्जांपल देते हैं आपको। 3-4 फिनॉल अलग अलग ग्रुप लगा के दे देंगे, ठीक है, और आपसे पूछेंगे राइट इन डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। इन क्वेश्चंस को एकदम रट नहीं सकते, इसका कंसेप्ट समझना होगा। कंसेप्ट समझने के लिए जो मैंने पिछले इसी वीडियो में आपको पिछले पेज पे दिखाया है उसको बार बार सुने, और सुन के उसको अच्छी तरह लर्न करने की कोशिश करो कि क्या कहा जा रहा है, तब आपको इसका आंसर देना इजीली आ जाएगा। ओके, विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस। थैंक यू वेरी मच।